नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषयों पर आपको कानूनी सलाह देते हैं, कानून के प्रावधानों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उपभोक्ताओं को मिले अधिकारों पर कि किस तरह एक उपभोक्ता खुद के साथ अन्याय होने पर न्याय पा सकता है। इसके लिए कौन सा कानून है, क्या होती है इसकी पूरी प्रक्रिया, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे शो में। मैम, अगर उपभोक्ताओं की बात करें तो हर कोई, यदि हम आपकी और हमारी भी बात करें तो उपभोक्ता होता है। हम कहीं ना कहीं कस्टमर्स होते हैं, हमें कुछ अधिकार मिले जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है और इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया है। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि आसान शब्दों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है। जी, जैसे इसका नाम दर्शाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि किसी भी प्रकार से अगर कोई सेलर या सर्विस प्रोवाइडर आपको किसी भी तरीके से डिसीव करता है या आपके साथ छल करता है, कोई गलत प्रोडक्ट आपको सेल कर देता है या फिर मिसरिप्रेजेंट करके कोई प्रोडक्ट आपको सेल कर देता है या फिर वो किसी प्रकार से अपने आपको इस तरीके से सुपरफिशियली अच्छा बताता है और वो खराब निकलता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं। और सर्विसेज भी इस प्रकार से अगर फॉल्टी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो आपको आपके अधिकारों का पता होना चाहिए, जिसके लिए ये अधिनियम को मॉडिफाई किया गया। इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का था और खरीदी बिक्री और सर्विसेज लेना, ये सारी जो फैसिलिटीज है ये तो कई सालों से चली आ रही है। जब से ये दुनिया बनी है मेरे ख्याल से तब से ये चीजें चली आ रही है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करते हैं तो उसमें हमारा एक अधिकार हमें मिल जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, हमें कोई गलत प्रोडक्ट ना सेल कर दिया जाए या जो प्राइस एक्सप्रेस की गई है उससे ज्यादा हाइक्ड प्राइसेस पे वो चीज ना हमें सेल की जाए, मिसरिप्रेजेंट करके ना सेल की जाए। उसके लिए ये अधिनियम बनाया गया है। जी, ये जो अधिनियम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ये उपभोक्ताओं को कैसे सशक्त बनाता है, कैसे उन्हें ताकत देता है? जी, इससे पहले अगर हम देखेंगे 1986 का जो एक्ट था, उस एक्ट में डिजिटल मार्केट प्लेस की बात नहीं की गई थी। उस वक्त ना ऑनलाइन शॉपिंग होती थी, ना ऑनलाइन आप ग्रोसरीज खरीदते थे, ना कुछ भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते थे। तो एज अ कस्टमर आपकी अभी नीड्स बढ़ गई हैं, आपकी यूटिलिटीज बढ़ गई हैं, आपको जितने आपकी यूटिलिटी की चीजें थी उससे ज्यादा आप परचेज करने लगे। तो अगर आप इतनी सारी सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, इतने सारे गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने अधिकार पता रहे। आपकी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजें कर रहे हैं, तो आप सेफ प्रोडक्ट्स को खरीदें, कहीं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को ना खरीदें। इस प्रकार से सेफ्टी का आपका अधिकार होता है। बीइंग इन्फॉर्म्ड, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें आप न्यूट्रिशनल वैल्यू, खाने की कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं तो न्यूट्रिशन चार्ट लिखा रहता है उसमें। सुप्रीम कोर्ट की अभी रिसेंटली गाइडलाइन आई थी कि हर एक रेस्टोरेंट अपने मेन्यू के आइटम के सामने कैलोरी काउंट भी लिखे। तो ये इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसमें शामिल हो जाता है। सेकेंडली, सेफ्टी की जो मैंने बात की थी, तो सेफ्टी इंश्योर करना सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर को, सेलर को या डीलर को ये चीज इंश्योर करना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो सेफ हो। क्योंकि अगर जैसे बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जैसे नाम तो नहीं लूंगी, जैसे चॉकलेट्स है या कुछ इस प्रकार की चीजें जो आप घर में डेली यूज, जैसे कुकिंग ऑयल है, तो वो सारी चीजों की आपकी सेफ्टी आपको इंश्योर करनी है, आपको इन्फॉर्म्ड रहना है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये अधिनियम आपको इन सब चीजों से अवगत कराता है। साथ ही साथ आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करने के लिए मैन्युफैक्चरर आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइड करेगा, फुल डिस्क्लोजर रखेगा। तो राइट टू चॉइस भी ये प्रोवाइड कराता है। सेकेंडली, अगर आप किसी प्रोडक्ट से, उसके यूसेज से अगर आप निराश हैं तो राइट टू बी हर्ड। आप देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में रिव्यू का ऑप्शन है, रेटिंग्स एंड रिव्यू का ऑप्शन है उसमें। सेकेंडली, अगर आप नहीं, वहां से भी अगर आपको लगता है कि आपने सर्विस प्रोवाइडर को या कंपनी को भी अपने ग्रीवांसेस आपने बताए लेकिन आपको रिड्रेसल नहीं मिला, तो उसके लिए कमीशंस बैठी हैं आपके रिड्रेसल के लिए, आपको सुना जाएगा। राइट टू बी हर्ड, ये भी आपको एक अधिकार मिलता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ कंज्यूमर एजुकेशन का भी आपके पास अधिकार है। तो इस प्रकार कई सारे ऐसे अधिकार है जो इस अधिनियम द्वारा
आपको प्रोवाइड की जाती है। जी बिल्कुल मैम, आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जिक्र किया और 2019 में फर्क यह है कि इसमें डिजिटल बाजार को जोड़ा गया है, लेकिन एक अहम सवाल जो कि दर्शकों के मन में है वो भी ये भी आ सकता है कि क्या ये केवल प्रोडक्ट्स पर अप्लाई होता है, क्या सर्विसेज पर भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि कस्टमर्स तो सर्विसेज के भी होते हैं। जी, आप इसके नाम से कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप अगर कंज्यूमर है तो आप सर्विसेज की भी कंज्यूमर है, आप गुड्स के भी कंज्यूमर है। तो डेफिनेटली ये टोटल ओवरऑल परव्यू इस चीज का है। कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर आप गुड्स एंड सर्विसेज आप दोनों उसमें कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर किसी कस्टमर के साथ गलत हो गया है, उसने बहुत कोशिश की लेकिन जो मेन प्रोडक्ट का ओनर है उसके साथ बात नहीं बन पाई, तो फिर वो सीधे चले जाता है उपभोक्ता फोरम। लेकिन जब हम उपभोक्ता फोरम जाते हैं तो किस तरह की प्रक्रिया का पालन एक पूरे कंज्यूमर को करना पड़ता है? जी, अगर आप कोई भी सिविल रेमेडी अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्राथमिक आपको देनी होती है एक लीगल नोटिस। अगर आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर से या मैन्युफैक्चरर से और उधर से आपका रिड्रेसल नहीं हो रहा है, तो आप एक लीगल नोटिस उनको भेजें कि मैं इस तरीके से परेशान हूं, मुझे इसके लिए कंपेंसेशन चाहिए, प्रोडक्ट को आप सुधारें या फिर उसके बदले में हमें कंपेंसेशन दे, हमारी मेंटल हरासमेंट के लिए आप कंपेंसेशन दे, एन नंबर ऑफ रिलीफ्स आप उसमें मांगे। अगर लीगल नोटिस का जवाब नहीं आता है या आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है उस जवाब से, अगर वो भेजते हैं तो आप एक प्लेंट ड्राफ्ट करें। पहले अपनी अधिकारिता को समझें कि आपका जुरिस्डिक्शन क्या पड़ता है। जुरिस्डिक्शन वही होता है जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है या जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। अगर आपने प्रोडक्ट यहाँ रायपुर में, फॉर एग्जांपल आपने छत्तीसगढ़ रायपुर में वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज किया है, वहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, तो आपका जुरिस्डिक्शन रायपुर होगा। तो जुरिस्डिक्शन निर्धारित होने के बाद में आप जो समर्थन वाले जितने दस्तावेज होते हैं, जैसे बिल हो गई, साथ ही साथ वारंटी गारंटी की चीजें हो गई, ये सारी चीजों को आप अटैच करें। और उसके बाद में एक स्पेसिफाइड कोर्ट फीस होती है, एक लीगल फीस होती है, स्टैट्यूटरी फीस वो डिफाइंड होती है आपके अमाउंट के हिसाब से या आपके रिलीफ के अमाउंट के हिसाब से। वो स्टैट्यूटरी फीस को आप पे करें। उसके बाद वो कंप्लेंट को उपभोक्ता फोरम में जाके सबमिट करें। और सिर्फ उपभोक्ता फोरम ही नहीं है, अभी अमेंडमेंट के बाद में कई सारे ऐसी चीजें भी आ गई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जिसमें आप रिड्रेसल के लिए जा सकते हैं। अगर वहां से अगर आप उपभोक्ता फोरम नहीं जाना चाहते तो इन ग्राम करके एक वेबसाइट है, वो भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भी है 1915 करके, उसमें भी आप बोल सकते हैं। उनका एक ऐप भी है उमंग ऐप करके, उसमें भी जाकर के आप अपने जो है ग्रीवांसेस पुट अप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका कंप्लेंट जब रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद नोटिस जारी करता है फोरम। उसके बाद उसमें सुनवाई होती है, फिर मेडिएशन के लिए भेजा जाता है। मेडिएशन में भी अगर आपकी बात नहीं बनती है तो फाइनल ऑर्डर आपका होता है। मेडिएशन में अगर आपका समझौता हो जाता है, आपको रिलीफ प्रोवाइड हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर एक फाइनल ऑर्डर जारी किया जाता है। और अगर उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील में जा सकते हैं। जी अमित, बिल्कुल। क्या इस पूरी प्रक्रिया के लिए हमें वकीलों की जरूरत पड़ती है मैम, या फिर जो उपभोक्ता है वो खुद भी अपना केस फाइल कर सकता है? जी, इसमें अगर आप देखेंगे कि आप स्वयं भी इसमें आप फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप अपॉइंट करें उसके बाद आप फाइल करें, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप स्वयं भी सिविल कोई भी जो केसेस होते हैं इस प्रकार के, उसमें आप स्वयं भी जाकर के अपने कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल। और अक्सर देखा गया है मैम कि जब भी कोई कानून आता है, उसके प्रावधान जब होते हैं, उसे लागू करने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जी, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को लागू करने में किस तरह के चैलेंजेस हुए हैं, क्या मुख्य चुनौतियां हैं? जी अमित, आप देखेंगे हमारी कंट्री की जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा एडजस्टेबल लोग होते हैं। अगर हमारी कंट्री में कोई सर्विस या कोई गुड्स अगर पसंद नहीं आए, उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, कोई उनको कंप्लेंट्स नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको पता नहीं है, वो अवेयर नहीं है। उन्हें अवेयर होना है कि अगर आपको गलत सर्विसेज या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स या नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको सेल कर दिए गए हैं, तो उसमें आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। सेकेंडली आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी, जैसे हम कोर्ट की जब बात करते हैं तो साधारण व्यक्ति यही सोचता है कि कौन जा करके मुकदमा लड़े, कौन सालों तक ये चीजें करे। तो एक्सेसिबिलिटी की वजह से काफी लोग रिफ्यूज हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और अपने रिड्रेसल्स नहीं मांग पाते हैं।
तो एक्सेसिबल बनाने के लिए भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा एफर्ट्स इसमें कर रही है। कई सारे जजमेंट्स है जिसमें इस प्रकार के निर्धारण हुआ है कि हाँ आप एक्सेसिबल बनाए कोड्स को। तो उसके लिए इन्फॉर्म्ड भी रहना जरूरी है, एक्सेसिबल होना भी जरूरी है। अब ई कॉमर्स की जहां तक बात करें, अगर हम यहाँ बैठे हैं, भारत देश में बैठे हैं और हम फॉरेन से प्रोडक्ट अगर मंगा रहे हैं, तो वहां पे हम कैसे केस फाइल करें और कैसे हम चीजों को सुनवाई करवाएं, तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। सेकेंडली इन्फोर्समेंट, जब ऑर्डर आ जाता है तो उसको इन्फोर्स कराना भी जरूरी है। अभी रिसेंटली आप एग्जांपल देखेंगे पतंजलि का, पतंजलि में बाबा रामदेव जी काफी ज्यादा एलोपैथिक जो दवाइयां हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, स्कैम बोलते हैं और अपनी दवाइयों को प्रमोट करते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी भी लगाई उनके ऊपर, बट स्टिल वो पेनल्टी अभी तक, आज 16 अप्रैल का जो दिन है, इस दिनांक को उसका फैसला होना था और उसमें भी पेनल्टी अभी तक भरी नहीं गई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सारे एनफोर्समेंट के चैलेंजेस भी आते हैं कि वार्निंग के बावजूद भी अगर व्यक्ति उस प्रकार की हरकतें कर रहा है, अगर जो अपने फॉल्स एडवर्टीजमेंट है वो कर रहा है, तो एनफोर्समेंट की चैलेंजेस भी होती है। जी अमित। बिल्कुल, आपने मैम जजमेंट का जिक्र किया। हम चाहेंगे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कुछ ऐतिहासिक मामले भी आप बताएं जिसमें कंज्यूमर के पक्ष में फैसला आया है। जी, रैकेट एंड कोलमैन ऑफ इंडिया वर्सेस एमपी रामचंद्रन, ये एक ऐसा केस था जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये बोला था कि जो सेलर है उसको ये परमिशन है कि वो अपने प्रोडक्ट को सर्वश्रेष्ठ बताए कि मेरा प्रोडक्ट नंबर 1 है या सबसे बेस्ट है, या बोल सकते भले ही ये झूठ क्यों ना हो, तो झूठ हो फिर भी वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए इस प्रकार की बातें कर सकता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि आप दूसरे प्रोडक्ट को डिफेम नहीं कर सकते, दूसरे प्रोडक्ट की मानहानि नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट था जिसमें जो सेलर्स है उनके लिए ये चीज बोली गई थी। दूसरी बात, अगर हम चैलेंजेस कंज्यूमर के फेवर की बात करें तो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुन एडवर्टीजमेंट अपना करें और जो कंज्यूमर है वो उससे परेशान होता रहे। तो सुनने की भी एक कैपेसिटी होती है, इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगता है। सेकंड, जो हम जजमेंट की बात करें, डाबर इंडिया वर्सेस कलरटेक मेघालय प्राइवेट लिमिटेड केस, इसमें भी यही कहा गया है कि आर्टिकल 19 में अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है तो वो डिसेप्टिव नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ जजमेंट्स थे। जी अमित। उपभोक्ता संरक्षण में सीसीपीए की क्या भूमिका होती है? जी, सीसीपीए एक गठन किया गया है, एक ऐसी बॉडी का जो ग्राउंड लेवल पे इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्फोर्स करेगा और सारे फंक्शंस करेगा। ये अमेंडमेंट में ही आया है 2019 में, इससे पहले इस प्रकार की संस्था नहीं थी। इसमें बस अगर पहले क्या होता था, कंज्यूमर अगर उसको उसके साथ गलत हुआ है तो वो कंज्यूमर फोरम जाएगा तभी उसको रिड्रेसल होगा। और ये जो संस्था बनाई गई है सीसीपीए, उसे ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए बनाई गई है कि कंज्यूमर डायरेक्टली यहाँ पे एक सिंपल एक कंप्लेंट लॉन्च करे, बाकी इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी बना दी गई है जिसमें अब इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। जी जी मैम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ई कॉमर्स को कैसे संबोधित करता है? किस तरह की गाइडलाइंस है उन तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए जो आज की डेट में अपना विज्ञापन करते हैं और बहुत ज्यादा बूस्ट करते हुए हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखते हैं उनमें इस तरह के विज्ञापन आते हैं जो काफी भ्रामक भी होते हैं। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट को खरीद लिया जाए तो क्या वो डिजिटल माध्यम से जो सेलर है वो दूर है, उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर है, तो क्या वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? जी, ई कॉमर्स की जहां तक बात करें, हम जब अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, आजकल टेलीविजन से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एडवर्टीजमेंट ज्यादा चलता है। एडवर्टीजमेंट के बगैर आजकल दुनिया है ही नहीं, आप जहां देखोगे वहां एडवर्टीजमेंट है और सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्यादा है तो उसको रेगुलेट करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें जो आप एडवर्टीजमेंट करते हैं उसका आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप सेलर के साथ जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताना होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको स्पष्ट रूप से बतानी होगी। आप एडवर्टीजमेंट्स, कुछ कंपनीज का मैं एग्जांपल तो नहीं दूंगी, लेकिन आप खुद ही जानते हैं कि ऐसी कुछ कंपनीज है अगर कुछ सेल कर रही हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऐसा बोल देते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ओपन करके देखें, उसके बाद उस प्रोडक्ट या सर्विस को आप यूज करें।
ठीक है। सेकेंडली, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में चीजें होती हैं, उसमें जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जो कंपनी कर रही है, वो अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इसके लिए ई कॉमर्स में रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं ये प्रोडक्ट सर्टेन रेमेडीज आपको प्रोवाइड करता है, जैसे पेन रिलीफ अगर प्रोवाइड करता है, अगर पेन रिलीफ नहीं प्रोवाइड करे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो जो एडवर्टाइजर है, जो कंपनी है, वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इसके लिए ई कॉमर्स में ये रेगुलेशन लाया गया है। सेकेंडली, आप खुद होकर के ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की, अगर हमारे अगेंस्ट में आपको कोई भी कंप्लेंट होती है तो आप इस प्रक्रिया से ग्रीवांस रिड्रेसल ले सकते हैं, या आपको जो भी तकलीफ हुई है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रकार से एक्सप्रेसली कंपनीज को ये बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ई कॉमर्स जो रेगुलेशंस है, ये चीज को इम्पोज किया गया है। अगर ये ना हो तो डेफिनेटली काफी सारी जनता भ्रमित हो जाएंगी और वो प्रोडक्ट्स को यूज करेंगी, और अगर उनके साथ गलत हो तो वो रिड्रेसल भी नहीं लेंगी। तो ये है अमित। बिल्कुल। और इस अधिनियम के तहत मैम उपभोक्ता अदालतें जो होती हैं उनकी कितनी महत्ता होती है, क्या भूमिका उनकी होती है? जी, 2019 के अमेंडमेंट में एक 3 टायर क्वाजी जुडिशियल मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो होता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। जब आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करते हैं तो जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम के जो मैटर्स होते हैं, कि अगर आपको 1 करोड़ की हानि हो रही है या उससे कम की हानि हो रही है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाकर के अपने रिड्रेसल्स ले सकते हैं। अगर आपको 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक की हानि हो रही है तो आप स्टेट कमीशन के पास जाकर के रिड्रेसल्स ले सकते हैं, और 10 करोड़ से ऊपर की जो अगर आपके साथ गलत हुआ है, रिड्रेसल आपको लेना है, तो आप नेशनल कमीशन में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं। इसमें एक और चीज आप देखेंगे कि न्यायालय अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं 45 दिनों के अंदर स्टेट कमीशन के पास में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट के अगेंस्ट। अगर स्टेट कमीशन से भी आपका रिड्रेसल नहीं हो रहा है तो आप नेशनल कमीशन में विद इन 30 डेज अपील फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 ऐसे न्यायालय हैं, 3 टायर क्वाजी जुडिशियल सिस्टम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो 3 तरह के सिस्टम्स हैं जिसे उपभोक्ताओं के हित के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। संरक्षण अधिनियम में मैम कुछ संशोधन भी किए गए हैं, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के ये संशोधन है, क्या प्रावधान इसमें और जोड़े गए हैं इसे मजबूत बनाने के लिए? जी, इसमें आप डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर की जब बात करेंगे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो यूज करेगा वो भी कंज्यूमर कहलाएगा, ये अमेंड होकर के आया है। तो जब पहले ये चीज नहीं थी तो कई सारी कंपनीज ने इस चीज का लाभ उठाया था कि हम तो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। जब तक 2019 का अमेंडमेंट नहीं आया था तो इस प्रकार से कंपनीज बच के निकल जाती थी। तो अमेंडमेंट के नाम पर अमेंडमेंट जब हुआ तो कंज्यूमर का जो डेफिनेशन है उसको वाइड कर दिया गया। सेकेंडली, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का गठन किया गया, CCPA की जो हमने बात की है, तो उसका गठन किया गया। और पहले नेशनल कमीशन हुआ करता था लेकिन स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन नहीं हुआ करता था। तो अमेंडमेंट एक्ट 2019 से स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन छोटे पैमाने पे, ताकि आप छोटे मैटर्स का रिड्रेसल अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप रिड्रेसल ले सकते हैं। तो ये 2 नए न्यायालयों का गठन किया गया, स्थापना की गई। सेकेंडली, कंज्यूमर फोरम और मेडिएशन की बात की गई कि मेडिएशन से अगर कोई मैटर सुलझता है तो मेडिएशन से उसको सॉल्व किया जाएगा। कंज्यूमर फोरम की अगर बात करें तो कंज्यूमर फोरम ऑलरेडी पहले से था, लेकिन मेडिएशन का जो प्रावधान है पहले से उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं था, लेकिन अब प्रॉपर केस को मेडिएशन में भेजा जाता है ताकि आप वो मेडिएशन के जरिए उसको सुलझा सके। सेकेंडली, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं कि डिसीव करके अगर कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट सेल करती है या किसी प्रकार से लाइबिलिटी उनकी बनती है लेकिन वो लाइबिलिटी को नहीं उठाते हैं, तो वो पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया है 2019 के अमेंडमेंट में। थर्डली, डिजिटलाइजेशन और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कोई भी कंपनी आपके साथ गलत करके बच ना सके। जी अमित। बिल्कुल। उपभोक्ता लेकिन अपने बारे में जागरूकता कैसे बढ़ा सकता है, कैसे अवेयर हो सकता है कि उनके ये अधिकार हैं और अगर कुछ गलत हो तब ये स्टेप लेना चाहिए? जी, इसके लिए अवेयरनेस, जैसे हमने पहले भी यही चैलेंज में डिस्कस किया था कि ये चैलेंजेस क्या होते हैं, तो पहली बात तो यही है कि चैलेंज ये होता है कि अवेयरनेस नहीं होती है। तो जैसे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जनता को अवेयर कर रहे हैं कि आप इस प्रकार से अपने रिड्रेसल्स ले सकते हैं, आपका यहाँ रिड्रेसल बनता है, आपको पता नहीं है लेकिन ये इस प्रकार का रिड्रेसल आपका बनता है। तो
तो इस प्रकार से अगर जागरूकता हम फैला रहे हैं तो इस जागरूकता को आप 4 लोगों को और फैलाएं कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप ये इस प्रकार से रिड्रेसल लें। तो रिड्रेसल लेने के स्टेप्स भी मैंने बता दिए हैं कि पहले तो आपको लीगल नोटिस भेजना होगा, पहले आप कंपनी से डायरेक्ट बात करें, फिर लीगल नोटिस भेजें, फिर आप फोरम में जाकर के अपनी कंप्लेंट फाइल करें। तो इस प्रकार से जागरूकता बढ़ानी जरूरी है, सामाजिक तौर पे चर्चा होनी जरूरी है, शिक्षा कार्यक्रम होना चाहिए, कैंपेन्स होने चाहिए। अगर कोई कंपनी के गलत कुछ किया है तो वो होना जरूरी है कि कैंपेन हो जाए और लोगों को और अच्छे पैमाने पे जागरूक किया जाए। जी अमित। बिल्कुल, हमने बात की उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में। अगर कोई गलत प्रोडक्ट उन्हें मिला है और सामने वाला सेलर उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, रिड्रेसल नहीं मिल रहा, तब आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। लेकिन मैम एक पहलू ये भी आता है कि कुछ विज्ञापन होते हैं जो बहुत भ्रामक होते हैं। अब इन भ्रामक विज्ञापनों के तहत भी क्या कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है? जी, सबसे पहले आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि एडवर्टीजमेंट में ऐसा क्या है जो भ्रामक है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। रिसेंटली एक केस था हॉर्लिक्स वर्सेस कॉम्प्लान जो कंपनी है। कॉम्प्लान ये क्लेम करती है कि 2 ग्लास हॉर्लिक्स इज इक्वल टू 1 ग्लास ऑफ कॉम्प्लान। तो इस प्रकार से ये भ्रामक है, इसलिए हॉर्लिक्स ने केस फाइल किया इस कंपनी के अगेंस्ट में, और उन्होंने ये बोला कि हमने इनकी क्वांटिटी के बारे में बोला है, नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो कॉम्प्लान ने ये डिफेंस लिया था इस केस में। लेकिन हॉर्लिक्स ने ये बोला था इस प्रकार का एडवर्टीजमेंट हमारे नाम को लेकर के बहुत गलत मैसेज फैला रहा है जनता पे कि हम इस प्रोडक्ट की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब दिल्ली हाईकोर्ट के अगेंस्ट के पास में ये जब मैटर गया था तो दिल्ली हाईकोर्ट ने हॉर्लिक्स के फेवर में ये चीज डिसाइड की थी। ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए बताया कि भ्रामक एडवर्टीजमेंट जब कोई होता है तो उसको किस प्रकार से आप उसका रिड्रेसल ले सकते हैं। सेकेंडली, बाबा रामदेव का मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को, जब मेडिसिनल उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको जब प्रचार करते हैं वो पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है उसको। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस जो है ये आपके बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो डेफिनेटली चलेगा, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो नहीं चलेगा। आप इस प्रकार से अदर प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा नहीं बोल सकते कि रामबाण है या ये दिस विल डेफिनेटली प्रोवाइड सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन इस प्रोडक्ट से मिल जाएगा। आप इस प्रकार की एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से 2 केसेस थे जिसमें भ्रामक ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में जजमेंट आया था। जी अमित। बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम में हम यही कह सकते हैं कि जागो ग्राहक जागो, और अगर कुछ गलत आपके साथ हो रहा है तो जरूर आप इंसाफ के पीछे जाएं और पूरी प्रक्रिया का पालन करें। और हमने डॉक्टर सिमरन कौर लूथरा मैम से जाना कि आज हम किस तरह से उपभोक्ता कानून की मदद से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। बस जरूरत है तो जागरूकता की। हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अगली बार किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।